ऑल द स्टूडेंट्स एक बार फिर ऑनलाइन क्लास में सेकेंडरी क्लास के समस्त बच्चों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ऑनलाइन क्लास में प्यारे बच्चों, जिस दिन के घर में थे बास्केट लेसन आपको पढ़ाया गया था। लेसन के अंत में मैंने 5 क्वेश्चंस आपको दिए कि आप इन 5 क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़िएगा और अपने मन से आंसर बनाने का प्रयास करिएगा। आज हम उसी पांचों क्वेश्चंस पर आपसे डिस्कस करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे कैसे लिखा जाता है, अर्थ क्या होता है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट पैसेज है इस लेसन का उसको भी हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे। आइए देखा जाए। फर्स्ट, डिस्क्राइब द थिंग्स। उम्मीद करता हूँ आप सारे लोग उसे कापी में लिखे भी होंगे, देखते रहो, मिलाते रहो। डिस्क्राइब द थिंग्स एंड सीन्स। दृश्यों का, उन चीजों या वस्तुओं का वर्णन करो। द राइटर सा ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, जिसे दिल्ली से रानीखेत जाते समय मार्ग में लेखक ने देखा था। तो हमने आपको बताया था कि दिल्ली से रानीखेत जाते समय लेखक ने अनेक चीज देखे थे। जैसे उन्होंने जंगल देखे थे जहां पर एलिफेंट, टाइगर्स, पाइथन, कोबराज ये सब रहते थे। बड़ी बड़ी घासें देखी थी, झोपड़ी देखे थे, प्लेटफॉर्म पर ढेर सारे विविध प्रकार के लोगों को उन्होंने देखा था, झोपड़ियां देखे थे, बंदर को देखे थे। इन समस्त चीजों को उन्होंने देखा था। इसी को आपको अपने शब्दों में इंग्लिश में लिखना है। तो चलो मैं आपको बताता भी जाता हूँ इंग्लिश में, और आप इसको देख करके बनाने का प्रयास भी करो कि क्या क्या है। ओके स्टूडेंट्स, अब आंसर को इंग्लिश में बनाओगे बच्चों तो आधा आंसर आपका क्वेश्चन में से ही मिल जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन का आप जब आंसर बनाओगे तो बनेगा क्या? ऑन हिज वे, यहां से आप काउंट करना शुरू करो। ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू लंदन, दिल्ली टू रानीखेत, द राइटर सा द फॉलोइंग थिंग्स एंड सीन्स। अब आप 1, 2, 3 करके आप इसे लिख सकते हो। पहला, द प्लेन्स ऑफ द गंगा रिवर, पहली चीज उसने देखी, यानी गंगा का ऊपरी मैदान। दूसरा, फॉरेस्ट्स विथ लॉन्ग ग्रास है, जंगल, ऊंची ऊंची घासें। थर्ड, हट्स देखे। फोर्थ, क्लम्प्स ऑफ द ट्रीज देखे। फिफ्थ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल देखे, और मंकीज देखे। तो इतनी सारी चीजें थी। तो आप इसे बनाइए। ऑन हिज वे फ्रॉम दिल्ली टू रानीखेत, द राइटर सा द फॉलोइंग थिंग्स एंड सीन्स। द प्लेस ऑफ द अपर गंगा रिवर, हट्स, फॉरेस्ट विद हाई ग्रासेस, क्लम्प ऑफ द ट्रीज, मंकीज, डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल, एटसेट्रा। Okay students, second question. How was the author's routine of talking with people interrupted? लेखक की लोगों से बातचीत करने की दिनचर्या कैसे बाधित हो गई? एकदम आसान सा क्वेश्चन कि एक स्टेशन पर जब राइटर लोगों से बातचीत करने के लिए उतरता है तो ढेर सारे शरारती बच्चे उसे घेर लेते हैं, क्योंकि वे अपनी आर्टिकल्स बेच रहे थे और चाहते थे कि लेखक आर्टिकल खरीद ले। वो उसे झुंड से निकलने ही नहीं देते हैं। इस प्रकार लोगों से बातचीत करने की दिनचर्या उसकी बाधित हो जाती है। तो इसका आंसर कैसे बनाओगे? When William C. Douglas got down at one of the station on his way to Ranikhet, a group of young children gathered round him to sell their articles. In fact,
In this way, his routine of talking with people was interrupted. Okay, students. Third question. Who were these children selling basket? ये टोकरी बेचने वाले बच्चे कौन थे? What information does the writer give you about them? लेखक आपको इनके विषय में क्या जानकारी प्रदान करता है? फिर से समझो. Who were these children selling basket? टोकरी बेचने वाले बच्चे कौन थे? What information does the writer give you about them? और लेखक आपको उनके विषय में क्या जानकारी प्रदान करता है? तो चलो देखा जाए कि ये जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वास्तव में शरारती बच्चे थे. लेक्चर में मैंने आपको समझाया था कि जब 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन की घोषणा कर दी गई तो धार्मिक उन्माद के भय के कारण 9 मिलियन पीपल ने पाकिस्तान छोड़ दिया और हिंदुस्तान में चले आए. यहाँ पर उन्होंने शरण ली और अपनी जीविका के लिए कार्य करने लगे. ये बताने का प्रयास लेखक करता है. तो देखो, who were these children selling baskets? तो the children who selling baskets were the refugee children. फिर पूछ रहा, what information does the writer give you about them? After the partition of India and Pakistan, 9 million people came to India from Pakistan as refugee and got settled in India and began to work for their living. इतना ही आपको लिखना है. 2 सेंटेंस का जवाब. फोर्थ में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड पेपर में ये क्वेश्चन प्रायर किया जाता है. What did the writer do to get a feel of the pulse of nation? राष्ट्र की नब्ज को महसूस करने के लिए लेखक क्या करता था? इतना तो मालूम हो गया होगा आपको कि लेखक प्रत्येक स्टेशन पर उतरता था और अंग्रेजी जानने वाले लोगों से न्यूज़पेपर के मेजर टॉपिक के विषय में बात करता था, वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड अफेयर के विषय में बात करता था. तो बनाओगे इसको कैसे? आधा क्वेश्चन उसी में ले लो. टू गेट ए फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, इतना क्वेश्चन में से ले लो. टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ नेशन, द राइटर टॉक्ड टू द इंग्लिश स्पीकिंग इंडियंस. He discussed every major topic related to the word problems and word affairs. Okay. Fifth question. What was the plight of the refugees? शरणार्थियों की दुर्दशा क्या थी? What were they doing for their living? और वे अपनी जीविका के लिए क्या कर रहे थे? इतना तो मालूम हो गया आपको. थोड़ा समझ लो, फिर उसके जवाब को मैं बताता हूँ कि 1947 में जब भारत और पाकिस्तान के विभाजन की घोषणा हुई तो ढेर सारे शरणार्थी भारत आए. उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी. वे झोपड़ियों में, कपड़े के बने हुए टेंट में, घर में रहते थे. थोड़ा सा पैसा कमा पाते थे और उन थोड़े से पैसे में उन्हें एक टाइम का दिन में भोजन मिलता था और वे लोग भारत में उसी छोटी सी जीविका को कमाने के लिए कोई मजदूर के रूप में कार्य कर रहा था, कोई किसान के रूप में कार्य कर रहा था और छोटे छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स की मदद करने के लिए स्टेशन पर टोकरियां बेच रहे थे और विविध प्रकार की वस्तुएं बेच रहे थे. ठीक है, अब इसको देखा जाए क्या क्या है. What was the plight of the refugees? शरणार्थियों की दुर्दशा क्या थी? What were they doing for their living? वे अपनी जीविका के लिए क्या कर रहे थे? आप जब इसे बनाओगे तो करो क्या? Those refugees who came to India from Pakistan in 1947 were passing a very pitiable life, very pitiable condition. They lived in cloth and grass huts. They earned a very little money and these refugees had their food
only once a day. In India, for their living, they worked as farmers and laborers. Okay students, ये 5 क्वेश्चन आपके थे और 5 क्वेश्चंस का ये आपको जवाब था जो हमने बताया। अब इस लेसन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पंक्ति पैरा है, लास्ट पैरा है, उस पैरा को मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। पहले मैं 4 लाइन के उस पैराग्राफ को बोर्ड पर लिख देता हूँ ताकि वो पैरा आपके सामने रहेगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ओके स्टूडेंट्स, ए गर्ल विथ ए बास्केट का जो सबसे इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है वो लास्ट पैराग्राफ है। आप लोग जो किताब लोगे तो आप उसमें देखिएगा सबसे लास्ट पैरा है। चूंकि किताबें आपके पास हैं इसलिए मैं इस पैराग्राफ को यहाँ पर लिख लिया हूँ और कैसे इसकी व्याख्या करनी है वो हम लोग देखते हैं, लेकिन पहले इसके अर्थ को देख लिया जाए। विलियम सी डगलस कहते हैं, द पीपुल आई सॉ इन इंडिया, वे लोग जिनको मैंने भारत में देखा, दोज इन द विलेज, वे जो गांव में रहते थे, एज वेल एज दोज इन हाई ऑफिसेस, साथ ही साथ वे जो ऊंचे कार्यालयों में यानी बड़े बड़े सरकारी पदों पर कार्यरत थे, हैड बोथ प्राइड एंड लिबरल सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। उन दोनों में नागरिकता और शिष्टता की जीवंत भावना थी और गौरव था, अभिमान था। They also had passion for independence. उन लोगों में स्वतंत्रता की तीव्र भावना थी। Passion means strong feeling and emotion of the heart. This beautiful child, यह सुंदर लड़की, वो 9 साल की शरारती लड़की, born स्कॉलर, जो गंदगी में पैदा हुई, स्कॉलर मींस स्लम, गंदगी, एंड पॉवर्टी, जो निर्धनता में पैदा हुई थी, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो आचरण और व्याकरण दोनों से अशिक्षित थी, अनजान थी, had given me a glimpse of the warm soul of India, इसने मुझे भारत की जीवंत आत्मा, महान आत्मा की एक झलक दिखला दी थी। ये आपका पैराग्राफ है, इसी को हम लोग को व्याख्या करना है। तो पहले हम लोग इसका रेफरेंस देखते हैं क्या है। हमने आपको समझाया भी था पढ़ते सेक्शन में कि रेफरेंस में यानी संदर्भ में लेसन का नाम और राइटर का नाम लिखना रहता है। तो एक बार मैं यहाँ पर रेफरेंस लिखता हूँ और आप लोग उसी के अकॉर्डिंग हर लेसन का रेफरेंस लिखोगे। दिस पैराग्राफ आप यहाँ पर दीज लाइन्स भी करके बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना दीज लाइन्स है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग बनाना, दिस पैराग्राफ है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग बनाना। दिस पैराग्राफ हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, सिंगल कामा में लेसन का नाम और हर शब्द कैपिटल, ए गर्ल विथ ए बास्केट, सिंगल कामा क्लोज्ड, अंडरलाइन कर दोगे, रिटन बाय विलियम सी डगलस, और इसको भी यहाँ पर अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये तो था रेफरेंस, जिसे हिंदी में आप संदर्भ कहते हैं। दूसरा है आपका कॉन्टेक्स्ट, जिसे हिंदी में प्रसंग कहा जाता है। आपने इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ा, अर्थ निकाला, आपको मिला होगा कि इस पूरे पैराग्राफ का जो निचोड़ है, जो सार है, वो ये बताने का प्रयास करता है कि आखिर विलियम सी डगलस भारत से इतना प्रेम क्यों करने लगे। और उसका रीजन भी था यही कि जिनको उन्होंने भारत में देखा, चाहे वो गांव में रहने वाले हो, चाहे कुछ कार्यालयों में कार्य करने वाले हो, इन समस्त लोगों के भीतर नागरिकता की, शिष्टता की जीवंत भावना है, अभिमान है। यही सब रीजन जिसकी वजह से भारत से वो प्रेम करने लगे थे। तो बनाएंगे इसका कॉन्टेक्स्ट। हियर विलियम सी डगलस टेल्स पंडित जवाहरलाल नेहरू why he had fallen in love with India। ये इसका कॉन्टेक्स्ट हो गया। यानी यहां विलियम सी डगलस पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताते हैं कि वे भारत से प्रेम क्यों करने लगे। तो ये इस पैराग्राफ का रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन अब बहुत ही आसान होता है। जो पैराग्राफ में दिया गया रहता है उसे आप पढ़ लो एक बार, और उस पैराग्राफ को आप अपने शब्दों में लिख दो, वही आपका एक्सप्लेनेशन होता है। तो कुछ करना कुछ नहीं है, ये पूरी जो आपकी 5 लाइन का पैराग्राफ है, इसे आप अपने शब्दों में लिख दें। देखो मैं लिख के बताता हूं कि क्या है इसका अर्थ है। और आप व्याख्या को देखते हैं, कैसे एक्सप्लेनेशन करते हैं। आप इस बात को, मंत्र को हरदम याद रखना कि जो भी पैराग्राफ प्रोज में दिया जाएगा, आप उसी पैराग्राफ को अपने लैंग्वेज में लिख दोगे, वही व्याख्या होगी। आइए देखें क्या लिखे हैं व्याख्या। इन दिस पैराग्राफ, इस पैराग्राफ में द राइटर सेज दैट, ये राइटर मींस विलियम सी डगलस है। विलियम सी डगलस कहते हैं कि he had seen different type of people in India। उन्होंने भारत में विविध प्रकार के लोगों को देखा। जैसा कि आपने पढ़ा था लेसन के शुरू में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पोर्टर्स, हाकर्स, बेगर्स, डिफरेंट टाइप के लोगों को उन्होंने भारत में देखा। यहाँ पर those people who worked in high offices at very important posts, वे जो ऊंचे कार्यालयों में बड़े बड़े पोस्ट पर, उच्च सरकारी पदों पर कार्य करते थे। as well as those people who lived in village, साथ ही साथ वे लोग जो गांव में रहते थे। यानी जो ऊंचे पदों पर हैं वो शिक्षित हैं, उनके पास धन है, उनका लिविंग स्टैंडर्ड ऊंचा है, उनके पास स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा सब है। लेकिन जो गांव में रहते हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, जिनके पास स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सा, सड़कें सबका अभाव है, वे सभी possess गुड बिहेवियर एंड गुड फीलिंग्स ऑफ सिटीजनशिप। उन सभी में नागरिकता की अच्छी भावना और अच्छा व्यवहार है। ऑल ऑफ देम, वे सभी, चाहे वो शहरी हो, चाहे वो ग्रामीण वासी हो, चाहे उच्च कार्यालयों में काम करने वाले हो, चाहे खेतों में काम करने वाले हो, हैड अर्डेंट डिजायर फॉर फ्रीडम, सब में स्वतंत्रता की प्रबल भावना है। द ब्यूटीफुल 9 years old little girl, वह सुंदर 9 साल की शरणार्थी लड़की, who was selling baskets,
जो टोकरियां बेच रही थी, जिसने लेखक को मजबूर कर दिया था टोकरी खरीदने के लिए। गॉट बर्थ इन ए वेरी डर्टी प्लेस, जो बहुत ही गंदे स्थान में जन्म ली थी, एंड हैड नथिंग टू सर्वाइव, और जिसके पास अपना वजूद बनाए रखने के लिए कुछ भी नहीं था। शी वॉज क्वाइट इलिटरेट, जो पूर्ण रूप से निरक्षर थी, एंड हैड नो नॉलेज ऑफ ग्रामर एंड मैनर, जिसे आचरण का, जिसे व्याकरण का कोई ज्ञान नहीं था। शी सोड इन द वार्म ग्लिम्स ऑफ इंडियन सोल, उसने लेखक को भारतीय आत्मा की एक जीवंत झलक दिखला दी थी, और यही कारण था कि लेखक विलियम सी डगलस भारत से अत्यधिक प्रेम करने लगे थे। प्यारे बच्चों, ये था आपका ए गर्ल विथ ए बास्केट के अंतिम एक्सट्रैक्ट का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, एक्सपांशन। मैं यहाँ थोड़ा किनारे बताता हूँ, आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे आप पॉज कर लो, इसको आप अपनी कॉपी में राइट डाउन कर लीजिए और इसको तैयार करने का प्रयास करिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम पोएट्री सेक्शन का पहला लेसन कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ सर हेनरी वॉटन पे डिस्कस करेंगे। तब तक आप लोग इसको आप देखिए, स्वस्थ रहिए, घर में रहिए और अपने आप को कोरोना से दूर रखिए। ओके स्टूडेंट्स, शुभ रात्रि, गुड नाइट।